नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। अगले आधे घंटे मेरे साथ देखिए उत्तराखंड की तमाम खबरें। मंगलोर विधानसभा सीट पर बीजेपी को मिली हार के बाद हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने माना कि मंगलोर की सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी के अनुकूल नहीं है। हरिद्वार के डामकोठी पहुंचे त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मीडिया से बात करते हुए बाहरी प्रत्याशियों के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि उपचुनाव में 2022 के चुनावों के मुकाबले बीजेपी उम्मीदवार को 13,000 वोट अधिक मिले हैं, इसलिए बाहरी उम्मीदवार का मुद्दा बेबुनियाद है। इससे पार्टी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि मंगलोर सीट की सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी के अनुकूल नहीं है, इसलिए 31,000 वोट पाकर भी पार्टी जीत नहीं सकी। तो इस दौरान मीडिया से उन्होंने चर्चा की और तमाम मीडियाकर्मी इस दौरान यहां पर पहुंचे हुए थे। आपको बता दें कि उपचुनाव में दोनों सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस ने इन दोनों सीटों पर जीत हासिल की है। उत्तराखंड उपचुनाव में बीजेपी की हार पर इस दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रतिक्रिया भी दी। उत्तराखंड में हुए 2 सीटों पर उपचुनाव में बीजेपी को करारी हार मिली है, जिसको लेकर हरिद्वार से सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी प्रतिक्रिया दी। तो मंगलौर में भारतीय जनता पार्टी को लगभग 18,000 वोट पड़ा था। इस बार हमको 31,000 से ज़्यादा वोट पड़ा है, यानी कि लगभग 13,000 वोट ज़्यादा पड़े हैं। यहाँ पर बाहरी उम्मीदवार जिस पे बोलने की बात हुई, लोगों ने कहा, विपक्ष ने भी उसको मुद्दा बनाया, वो तो पहले से 13,000 से भी ज़्यादा वोट अधिक लाया है। तो इसका मतलब जनता ये नहीं सोचती है, जनता ये सोचती है कि कौन हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद है। बाकी जो मंगलौर की जो सोशल इंजीनियरिंग है वो भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल नहीं है, ये सब जानते हैं, मुझे बोलने में कोई हिचक नहीं। और उधर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में बीते दिनों आई बाढ़ आपदा से प्रभावित पीड़ितों को उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के क्रम में स्थानीय प्रशासन की विभिन्न टीमों की तरफ से बीजेपी कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से डोर टू डोर पहुंचकर सत्यापन के बाद 5,000 प्रति परिवार के हिसाब से चेक का वितरण किया गया है। वहीं संकट की इस घड़ी में राहत राशि का चेक पाकर आपदा पीड़ित परिवारों के चेहरे खिले हुए हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद और इसके साथ ही आभार व्यक्त कर रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने खटीमा के आपदा पीड़ितों को आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि रिलीज की है और संबंधित विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रत्येक पीड़ित परिवार तक सहायता पहुंचाने हेतु मुख्यमंत्री ने इस दौरान सख्त निर्देश दिए हैं। तो इससे पहले बाढ़ आपदा से प्रभावित पीड़ितों से खुद मुलाकात करने के लिए कुछ दिन पहले खटीमा पहुंचे थे सूबे के मुख्यमंत्री और इस दौरान अब जो भी बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनको 5-5 हजार रुपए का चेक इस दौरान दिया गया है। बाढ़ आपदा से प्रभावित पीड़ितों को इस दौरान चेक वितरित किए गए हैं, जहां लोगों ने सीएम का आभार व्यक्त किया, क्योंकि इससे पहले स्वयं जायजा लेने के लिए पहुंचे थे सूबे के मुख्यमंत्री, लोगों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, उनका हालचाल जाना था, उनकी परेशानियों को जानते हुए नजर आए थे। वो तस्वीर भी हमने देखी थी अब से कुछ ही दिन पहले। 5,000 रुपए राहत राशि इस दौरान बाढ़ पीड़ितों को दी गई है। तो जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में बीते दिनों आई बाढ़ आपदा से प्रभावित पीड़ितों को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद अब 5,000 रुपए का जो चेक है वो वितरित किया गया है।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आलोक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आलोक, क्योंकि वो तस्वीर भी हमने देखी थी जब खटीमा में बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, और उन्होंने पीड़ितों का हालचाल जाना था, उनके दुख दर्द को बांटा था, और इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि तमाम जो प्रयास हैं वो सरकार की तरफ से आप लोगों के लिए किए जाएंगे। उसी कड़ी में क्या माना जाए ये पहल 5,000 रुपए का चेक इस दौरान बाढ़ पीड़ितों को दिया गया है? जी बिल्कुल, देखिए खटीमा में इस तरह की स्थिति अक्सर मानसून सीजन पे बन जाती है, क्योंकि जो ड्रेनेज सिस्टम है खटीमा का वो उतना कार्यकर नहीं है, और खटीमा जो है ज्यादा पानी भी वहां पर रहता है। तो जब मानसून सीजन आता है तो कई बार जल भराव की समस्या बढ़ती है, और इस दौरान जो है बाढ़ की समस्या भी खटीमा में देखने को मिलती है। फिलहाल जब कुछ तस्वीरें सामने आई थी उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा था कि लोगों को राफ्ट के माध्यम से खटीमा के जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं वहां से बाहर निकाला जा रहा था, जिसके बाद सूबे के मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने पीड़ितों का हालचाल जाना था। और इसी क्रम में अभी फिलहाल चेक वितरित किए गए हैं। 5-5 हजार रुपए की धनराशि के चेक फिलहाल वितरित उन बाढ़ पीड़ितों को किए गए हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं अपने जो है सामान की क्षति जो है उनको हुई है। तो फिलहाल एक कड़ी के रूप में से देखा जा सकता है, एक इस तरह की मदद के रूप में से देखा जा सकता है, जो कि अभी फिलहाल सरकार उन बाढ़ पीड़ितों को देने का काम कर रही है। जी आलोक, आप बने रहिए हमारे साथ। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, खटीमा की ये तस्वीरें हैं जहां तमाम अधिकारी बाढ़ पीड़ितों के पास इस दौरान पहुंचे और 5,000 का चेक दिया गया। तो हमारे खटीमा शहर में आपदा आई थी, पूरा शहर जो है जलमग्न हो गया था, जिसको लेकर हमारे क्षेत्र में पटवारी जी और ग्राम विकास अधिकारी जी लगे हुए हैं और प्रत्येक घर में डोर टू डोर जाके जिसका नुकसान हुआ उन लोगों को चेक वितरित कर रहे हैं। और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, और पूरे वार्ड वासियों की तरफ से का यही कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस दुख की घड़ी में हम सभी लोगों का साथ दिया है। तो सभी लोगों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। चेक जो है हमारे यहाँ पटवारी जी और जो ग्राम विकास अधिकारी जी हैं इनके द्वारा दिया जा रहा है। हमारे साथ में हमारी सहयोगी अंजू मैडम जी हैं और हमारे सहयोगी मदन जी हैं, गोल्डी भाई हैं और प्रदीप जी हैं। सभी लोगों के सौजन्य से आइए सर। तो बाढ़ आपदा से ग्रस्त सीमांत खटीमा क्षेत्र में हुए नुकसान का जायजा लेने और आपदा राहत कार्यों का निरीक्षण करने के उद्देश्य से उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी उदय राज सिंह ने सीमांत खटीमा क्षेत्र में पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया है। इस दौरान जिलाधिकारी ने स्थानीय अधिकारियों के साथ बाढ़ से प्रभावित हुए क्षेत्र में भ्रमण कर नुकसान का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश इस दौरान दिए गए हैं। इस दौरान जिलाधिकारी उदय राज सिंह ने बाढ़ प्रभावित लोगों को बांटी जा रही राहत सामग्री और अन्य सुविधाओं का भी निरीक्षण किया और स्वयं भी बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित की है। जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से क्षेत्र में हुए नुकसान की भरपाई और राहत सहायता प्रदान करने के लिए 10 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है, जिसके माध्यम से बाढ़ से प्रभावित हुए परिवारों को 5,000 प्रति परिवार दिए जाने के साथ ही राहत आपदा किट का वितरण भी किया जा रहा है। साथ ही संबंधित विभागों को की तरफ से क्षतिग्रस्त हो चुकी नहर, विद्युत व्यवस्था और क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत का कार्य भी तेजी के साथ किया जा रहा है, जिसके लिए सभी विभागों के अधिकारी एक्टिव होकर कार्य करने में जुटे हुए हैं। क्षेत्र में आई बाढ़ के प्रभाव के चलते शारदा नहर को भी काफी नुकसान हुआ है, जिसकी मरम्मत के लिए सिंचाई विभाग के अधिकारी कार्य कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि समय रहते मरम्मत संबंधी सारे कार्य निपटा लिए जाएं, जिससे कि लोगों को भविष्य में किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। कई काम एक साथ हो रहे हैं साइमल्टेनियसली। उसमें नालों की स्थिति भी देखनी है कि डैमेज कहाँ है, कहाँ और नाले पुलिया की आवश्यकता है, जिससे कि भविष्य में अगर कोई ऐसी कैलेमिटी हो तो हम उस रूप में तैयार रहें, हमारे जो वाटर चैनल हैं वो सुरक्षित रहें और इस लायक रहें कि पानी को वो स्मूथली आगे बढ़ा सकें। मैं आज के इस भ्रमण में देखा कि अधिकारी हमारे सब लगे हुए हैं। सिंचाई विभाग पूरा था, एसी थे, एक्सीएन थे, यूपी सिंचाई से भी लोग थे
और सारा प्लान ये बन गया कि नहर भी कैसे चले और नहर जो टूटी है वो कब तक में ठीक हो जाएगी। काम चल रहा है लगातार। उन्होंने कहा है कि अगले 3 दिन में अगर बरसात में हुई तो हम नहर कंप्लीट कर देंगे। दूसरा काम हमारा साथ में चलेगा, जितना उस नहर के पैरेलल का एरिया है कैचमेंट का, कितना पानी आएगा उसका आकलन करने के लिए मैंने कहा एक एक्सपर्ट की टीम बना दीजिए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सत्यजीत सरकार फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यजीत, क्योंकि खटीमा की अगर बात करें तो वहां पर बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है, जिलाधिकारी स्वयं पहुंचे हुए थे और इस दौरान बाढ़ प्रभावित लोगों से उन्होंने मुलाकात की। इसके साथ ही राहत सामग्री और अन्य सुविधाएं जो है उनका निरीक्षण भी किया। लेकिन वहां पर फिलहाल हालात कैसे हैं, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले जो है खटीमा के हालात की बात की जाए, लेकिन खटीमा के हालात पहले से बहुत अभी सुधार में है, क्योंकि सबसे पहले जो वहाँ पे जो नुकसान हो चुके हैं, जिसमें क्षतिग्रस्त हो चुके जितने परिवार हैं, वहाँ पानी से वहाँ पे जो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वो खुद मौके पे जाकर निरीक्षण किया था, कुछ लोगों को भोजन भी करवाया था। लेकिन मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार यहाँ जिलाधिकारी को एक आदेश दिया गया था कि वहाँ पे जितने भी पीड़ित हैं, पीड़ित को कम से कम 5,000 रुपए का यहाँ पे एक अनुदान दिया जाए और उनके खाने की जो प्रतिबंध वो किया जाए। लेकिन सबसे जो अहम भूमिका देखा जा रहा है, इसमें 10 करोड़ रुपए की धनराशि भी स्वीकृत किया गया है कि वहाँ के जो खटीमा के लिए और साइड में वहाँ पे आपके यहाँ पे शारदा नदी है, उसका बहुत ज्यादा कटान हो रहा है, उसी को देखते हुए। बिल्कुल सत्यजीत, ऐसे में राशन किट जो हैं वो बाढ़ प्रभावित लोगों को बांटी जा रही हैं। आज जो लोग प्रभावित हुए हैं उनको 5,000 का चेक भी इस दौरान दिया गया है। लेकिन अगर खटीमा में बात करें तो सबसे ज्यादा नुकसान कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर हुआ है, और इसके साथ ही क्योंकि तमाम ऐसी जगह हैं जहां से नदियां उफान पर आ चुकी हैं पूरी तरीके से, कई ऐसे मार्ग हैं जो वो पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं। जिलाधिकारी ने स्वयं कहा भी कि उनकी मरम्मत का कार्य तेजी के साथ किया जा रहा है। क्या ये बताया कि कितने दिन में ये तमाम कार्य जो हैं वो संपन्न हो जाएंगे? यार है खटीमा में एक बंगाली गांव है, यहाँ पे जो पकड़िया बंगाली कॉलोनी है, उस गांव में सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त हुए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा देखा जा रहा है कि वहाँ पे जो शारदा नदी की जो कहर है, जो शारदा नदी के साइड में ड्राम टूटने की वजह से वहाँ पे कहर की एक हलचल मच चुके हैं, जिसको लेकर सिंचाई विभाग के अधिकारी को जल्द से जल्द उस काम को करने की एक बात बताई गई है। लेकिन उसमें ये बताया गया कि जल्द से जल्द काम को किया जाए, क्योंकि सामने बारिश का सीजन है, नहीं तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए सत्यजीत सरकार। उधर टिहरी जनपद के विकासखंड नरेंद्र नगर स्थित एक और गांव बिलोगी के ग्रामीण ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना की जद में आने से ग्रामीण दहशत में जी रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव के नीचे से रेलवे टनल का निर्माण हो रहा है। हैवी ब्लास्टिंग से धमाकों से मकानों में अब दरार पड़ती जा रही है। लाखों के मकान बर्बादी के कगार पर पहुंच चुके हैं। इस संबंध में सूचना जिला प्रशासन और रेलवे विकास निगम को फरवरी में भेज दी गई थी, मगर अभी तक कोई गांव की सुध लेने वाला नहीं है, जिससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि हैवी ब्लास्टिंग के चलते गांव के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पानी के प्राकृतिक स्रोत भी पूरी तरीके से सूख गए हैं। बरसात में भी लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वो रेल परियोजना का विरोध नहीं कर रहे हैं, मगर नुकसान की भरपाई तो की जानी चाहिए। ग्रामीणों ने गांव में बैठकर मांग की कि प्रशासन और रेलवे इसके साथ ही निगम दरारों का सर्वे और जांच कर उचित मुआवजा देने के साथ पूरे गांव को विस्थापित करे, अन्यथा ग्रामीण आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं हमारी अच्छी खासी घर थे, अच्छी खासी जमीन थी, वो सारी रेलवे की वजह से नीचे जा रही है। अब उसका हम क्या करें? और रेलवे वाले हमें सहायता करने के लिए आए और हमारे को समाधान। धमाके हो रहे, सारे मकान हिल रहे लोगों के। लेकिन हमने सरकार को चिट्ठी भेजी थी फरवरी में, सरकार का कोई नुमाइंदा आने आना, रेल विकास निगम का कोई नहीं आया देखने के लिए। अब हम मजबूर हैं कि हम क्या करें, हम सरकार आए तो नहीं है, तो हम आंदोलन के लिए मजबूर हैं। हम आंदोलन करेंगे, हम सड़क पर बैठेंगे। ये कहना चाहूँगा, काफ़ी समय से यहाँ पे पहले शुरू हो चुकी और आज सारे मकान हमारे क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। और कभी 12 बजे कोई मुझे फ़ोन करा, कभी 10 बजे फ़ोन करा कि हम अब जाएं तो जहाँ का हमारी कहीं व्यवस्था करो, कहाँ जाएंगे हमारे गाँव से। कोई हमारी सूद लेने के लिए तैयार नहीं। हमने जगह जगह
पहले 3-4 महीने पहले लेटर दे चुके हैं उप जिलाधिकारी को, जिलाधिकारी को, और अपने माननीय मंत्री जी के पास भी गए थे। उन्होंने भी उस समय हमारे सामने बात रखी थी, लेकिन हमारे पास कोई भी हमारी सुध लेने यहाँ पे नहीं पाया। और हम तो जाएँ कहाँ, हमें जो अब मजबूरन हमें धरने पे बैठना पड़ेगा, और ये जनता मेरे साथ है, खड़ी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पंकज फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पंकज, ग्रामीण हंगामा कर रहे हैं, तस्वीरों में हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो मकान है उनमें बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। और वैसे भी देखिए, एक मकान बनाने में लोगों की जिंदगियां बीत जाती हैं, और ऐसे में तमाम यहाँ पर लोगों के घरों में दरारें आ चुकी हैं। कई बार जिलाधिकारी के पास ये लोग गुहार लगा चुके हैं, तमाम लोगों के पास, आला अधिकारियों के पास जा चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या कुछ कहा इन ग्रामीणों ने जब आप इनके पास पहुंचे? जी रितु, आपको बताते हैं, ये जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन बन रही है, इससे टिहरी डिस्ट्रिक्ट का जो नरेंद्र नगर क्षेत्र है, यहाँ पर कई गाँव की जद में आ चुके हैं, और कई गाँव में ऐसी दरारें देखने को मिली है। जबकि ग्रामीण पिछले काफी समय से सरकार से और रेलवे कंपनी से इस संबंध में उचित मुआवजा और विस्थापन की मांग कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों अभी कोई जो है इस संबंध में ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं, जिस कारण ग्रामीण जो है अब मजबूरन धरना और अन्य प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। क्योंकि जिस तरीके से मकानों में दरारें आई हैं, ऐसे में कभी भी मकान गिर भी सकते हैं, दीवारें गिर सकती हैं, ऐसे में जान जा सकती है किसी की। इस विषय में जाहिर सी बात है कि ये सचेत कर चुके हैं, उसके बाद भी कोई सुनने वाला नहीं है इनकी बातों को। जी, आपको बता दूं कि ग्रामीण साफ तौर पे कह रहे हैं कि हमें जो है कभी रात को उठना पड़ रहा है, कभी सुबह भागना पड़ रहा है, और कभी किसी के घर में दरार आ जाती है, कभी कुछ हो जाता है, इसलिए ना रात को सो पा रहे हैं और ना दिन को खा पा रहे हैं। और वैसे भी बरसात का मौसम है, और बरसात के मौसम में जिस तरीके से दरारें आ रही हैं, तो जाहिर सी बात है पंकज, क्योंकि इन दरारों की वजह से घर के भीतर तक ग्रामीणों के पानी घुस रहा होगा। क्या इस तरह की भी दिक्कतों का, समस्याओं का सामना इन लोगों को करना पड़ रहा है? जी, आपको बता दूं, इन दरारों से एक तो लोग सो नहीं पा रहे हैं क्योंकि बारिश आ रही है तो पूरा पानी घर के अंदर ही जा रहा है, और बाकी बाहर के पानी से भी लोग परेशान है, क्योंकि जो गाँव के स्रोत थे वो भी इन दरारों के या भूस्खलन की वजह से सब खत्म हो गए हैं। तो लोग जो है ऊपर के पानी से भी परेशान है और नीचे के पानी से भी परेशान है, ना पीने को पानी मिल रहा है, और अन्य भी बहुत सारी दिक्कतें गाँव को मिल रही है इससे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए पंकज। तो दरारें आने के बाद जो ग्रामीण हैं वो काफी दहशत में हैं, और इस बार कई बार वो ज्ञापन भी दे चुके हैं, और सरकार को इस दौरान अपनी परेशानियों के बारे में बता चुके हैं कि आखिरकार उनको किस स्तर पर परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। रेलवे टनल का कार्य इस दौरान यहाँ पर हो रहा है। हैवी ब्लास्टिंग की वजह से गांव के तमाम जो घर हैं उनमें बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। बिलोगी गांव के मकान में जो दरारें हैं वो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। लेकिन ऐसे में अब जब ग्रामीणों की समस्या को कोई नहीं सुन रहा है, तो इन लोगों ने आंदोलन करने की चेतावनी दे डाली है। उधर हरिद्वार में बड़ा बस हादसा हुआ है। यहां हरिद्वार से देहरादून जा रही मुरादाबाद डिपो की बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 2 दर्जन लोग घायल हो गए हैं। गनीमत ये रही कि दुर्घटना में किसी यात्री की जान नहीं गई। देर शाम करीब 40 यात्रियों को लेकर हरिद्वार से देहरादून के लिए ये बस निकली थी। जैसे ही बस हाईवे पर सीसीआर टावर के पास पहुंची, तभी अनियंत्रित होकर बस हाईवे से दीनदयाल पार्किंग में जाकर गिर गई। बस के गिर जाने से वहां चीख पुकार मच गई। लोग खिड़कियों से बाहर निकलने लगे। मौके पर मौजूद लोग भी बस में फंसे लोगों को बचाने के लिए दौड़ पड़े। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भेजा गया। दुर्घटना में आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायल यात्री इस दौरान ड्राइवर की लापरवाही की बात कर रहे हैं।
और हमारे सहयोगी रुपेश फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रुपेश, कल से ही ये तस्वीरें हम देख रहे हैं और तमाम सोशल मीडिया पर भी अब ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं कि किस तरीके से बस की खिड़की से कूदकर यात्री अपनी जान बचाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में क्योंकि कई यात्री घायल भी हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, सबसे पहले उनकी हालत आपसे जानना चाहेंगे कि घायलों की स्थिति क्या है। रुपेश, 34 लोग घायल हुए थे, जिनमें से 6 लोग ऐसे हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं, लेकिन एक महिला है जो वाकई जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है, क्योंकि उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट आई है, तो उन्हें एम्स ऋषिकेश में रेफर किया गया है। फिलहाल जो इन 7 के अलावा जितने भी यात्री थे वो उनमें छोटी मोटी चोट आई थी, जिन्हें उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। तो कुल मिलाकर यदि हम बात करें तो कुल 7 लोग हैं जो अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। क्योंकि यदि घटना की बात करें तो घटना देर शाम की है। देर शाम जब जो बस है वो देहरादून की तरफ जा रही थी, तो हरजी पैड़ी के समीप पंथी पार्किंग है। पंथी पार्किंग के पास पहुंचते ही जो बस चालक है उसने नियंत्रण अचानक खो दिया, तो बस जो है डिवाइडर को चीरते हुए पंथी पार्किंग में नीचे गिर गई, जिसके बाद चीख पुकार मच गई। तो हालांकि पास में ही वहां पर पुलिस चौकी भी है, तो पुलिस कर्मियों ने तत्काल वहां पर पहुंचकर लोगों को जैसे तैसे बस के बाहर निकाला और बस के बाहर निकालकर उन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय और मेला अस्पताल में पहुंचाया, जिसके बाद स्थिति क्लियर हुई कि जो एक महिला है उसकी रीढ़ की हड्डी में कुछ समस्या आ गई थी, तो उन्हें जो है एम्स ऋषिकेश में रेफर किया गया है। बाकी जो 6 अन्य लोग हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं, उनका इलाज फिलहाल यहाँ पर जिला चिकित्सालय में चल रहा है। जो यदि बात करें पूरी घटनाक्रम की, तो ये बात भी सामने आई है कि जो बस थी वो बिना परमिट के सड़कों पर दौड़ रही थी, जो कि यूपी रोडवेज की बस थी। तो अब इसकी फिलहाल यहाँ पर जो जांच है वो जारी है, उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि आखिर क्या कारण रहे कि बिना परमिट के बस जो सड़कों पर दौड़ रही थी उसके क्या कारण थे। तो जो उत्तराखंड रोडवेज है या उत्तराखंड परिवहन निगम है वो यूपी रोडवेज से संपर्क साधने का प्रयास कर रहा है और साथ ही साथ पूरे मामले की जांच भी कर रहा है। बिल्कुल, अब पूरे मामले की जांच यहाँ पर की जा रही है और जैसा कि क्योंकि तमाम लोग यहाँ पर ये कहते हुए भी नजर आ रहे हैं रुपेश की इसमें सबसे ज्यादा जो गलती थी वो किसी और की नहीं बल्कि ड्राइवर की थी। ड्राइवर का ध्यान फोकस नहीं था बस चलाने को लेकर। क्या इस तरह की जानकारी आपके पास आई या जो लोग घायल हुए जो प्रत्यक्षदर्शी थे क्या उन्होंने इस तरह की बातें यहाँ पर बताई हैं कि किस तरीके से अचानक अनियंत्रित होकर ये बस पलट गई? नहीं, इस प्रकार की कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि हालांकि ये अवश्य है कि चालक की लापरवाही की वजह से ही ये हादसा घटा है, लेकिन चालक ने किसी प्रकार की लापरवाही जानबूझकर नहीं की होगी। ये सभी लोग समझते हैं कि अचानक नियंत्रण उसका बस से खत्म हो गया, जिसके बाद बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। फिलहाल पूरे मामले की जो है वो जांच चल रही है। जांच के बाद ही सब कुछ स्थिति क्लियर हो पाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए रुपेश वालिया। उधर भीमताल विधानसभा के विभिन्न दूरस्थ इलाकों में संचार का एकमात्र माध्यम बीएसएनएल राम भरोसे है। यहाँ मोबाइल तो हर घर में है लेकिन लोगों को अक्सर नेटवर्क तलाशने पड़ते हैं, लिहाजा बदहाल संचार व्यवस्था के खिलाफ पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हरीश पनेरू के नेतृत्व में भीमताल विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में जाकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान हरीश पनेरू ने बताया कि भीमताल विधानसभा में मोबाइल टावर लगे हुए 2 साल हो गए हैं लेकिन उनमें आज तक नेटवर्क व्यवस्था या टावर को संचालन नहीं किया गया है और इसका खामियाजा आम गरीब लोगों को मिल रहा है। संचार के इस युग में जहां प्राइवेट कंपनियां गरीबों को लूट रही हैं तो वहीं एकमात्र सरकारी संचार व्यवस्था चलाने वाले बीएसएनएल की हालत काफी खराब हो गई है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने जल्द से जल्द भीमताल विधानसभा क्षेत्र के सभी बीएसएनएल मोबाइल टावर को अपग्रेड करते हुए संचालित किए जाने की मांग की है। हमारे पूरे कुमाऊं क्षेत्र में भारत संचार निगम के जो टावर लगे हैं वो टावर 2 साल पहले लगा दिए, उनमें कोई उनको चालू नहीं किया, शुरू नहीं किया गया। बीएसएनएल की व्यवस्था जो ध्वस्त है उसको ठीक करा जाए
और BSNL पर पूरा देश विश्वास करता है। आज अंबानी जी जो उनका जियो है, उन्होंने पहले फ्री सिम दिए, अब लोगों से जो है साल में 2 बार कीमत बढ़ा रहे हैं। तो जो हमारे पहाड़ के लोगों के पास जो सामान्य वर्ग है, उनके पास 5-6 मोबाइल हैं, एक जने को 2000 का भार पड़ रहा है प्रत्येक महीने का। तो हम इसके विरोध में, जो जियो की कीमत, इस पर किसी की लगाम नहीं है, सरकार को इस पर नियंत्रण करना चाहिए और BSNL की जो व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करके जो ग्रामीण क्षेत्र है उस क्षेत्रों में बहाल करनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ की जो पूरी लाइफ लाइन है BSNL की, वो उस पर वहाँ अपना पहाड़ के रहे, हम ना जियो के रहे, ना BSNL की हमारी व्यवस्था रही और ना ही जियो की रही, क्योंकि जियो ने कीमत बढ़ा दी और जो है BSNL की व्यवस्थाएं ठीक नहीं। उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।